Namaskar दोस्तों, hello and welcome to Dow and Data. Myself Ankur Singh. I work as an associate director in an MNC which deals into cloud communication and mobile technologies. With me, there's a renowned person, Mr. Rohit Ji, who is a professional consultant in the field of astrology, astrodowsing and stress management. Hello Mr. Rohit. Namaste ji. Hello viewers. So, in our last videos, Mr. Rohit has covered a lot of aspects of astrodowsing, which has resulted in our viewers asking a lot of questions to us. So in today's discussion, we will try to address all those questions which have been thrown to us by our viewers. So Rohit जी, पहला सवाल आपसे, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोडाउजिंग में क्या अंतर है? एस्ट्रोलॉजी इज अ मदर ऑफ ऑकल्टिज्म. ऑकल्ट साइंस में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी से शुरू नहीं होता. लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं 1989 15 दिसंबर से मैं काम कर रहा हूँ इसके साथ. तो एवरेज मैं 5 से 6 हज़ार लोगों का हॉरोस्कोप किया इन अ ईयर. तो अब तक मैं 1 लाख के ऊपर हॉरोस्कोप कर चुका हूँ. तो मुझे एक चीज़ लगा और मैं देखा पर्सनल लाइफ में कि सेम हॉरोस्कोप, सेम काइंड ऑफ चार्ट, मेनी पीपल, जुड़वा बच्चा, सेम काइंड ऑफ हॉरोस्कोप, दोनों का तकदीर सेम टाइप का लाइफस्टाइल नहीं आगे जाता. तो मैं उस वक्त खोजने का कोशिश किया कि कहाँ वो प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ ये हम लोग अटक रहे, या तो ये जो पहली है इसका निदान क्या है, इसका रूट कहाँ है. तो पता चला वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए. वन डीएनए इज विजिबल एंड अनदर डीएनए इज इनविजिबल. DNA visible which we are getting from our parents, our forefathers, our ancestors, वो वैसा हम लोगों का DNA हेलिक्स बनता है and we are, our characters are very similar to that. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग DNA, सेम हॉरोस्कोप, लेकिन रिएक्ट अलग ढंग से करेंगे. उसके साथ साथ ये भी मैंने देखा कि हम लोग पुनर्जन्म मानते हैं. तो इंसान जैसे एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते हैं तो आत्मा वो कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करते करते आगे जाता है, वो कैरेक्टर भी काम करने लगता है. तो सिर्फ हॉरोस्कोप देख के आपको कोई भी कंक्लूजन करना बहुत मुश्किल होता है. और ये समझने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड को जागृत होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग सिक्स सेंस बोलते हैं. अगर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को जागृत नहीं करेंगे तो ऑकल्ट साइंस का सबसे बड़ा जो पहली है वो अधूरा रह जाएगा. एस्ट्रोडाउजिंग इज अ पर्टिकुलर फील्ड जिसके जरिए वो अनछुआ जो वर्ल्ड है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसके कारण ऋषि लोग वन में, मंदिर में, या तो हिमालय पर्वत में जाकर तप करते थे, मेडिटेशन करते थे उनका कुंडलिनी जागृत करने के लिए, ताकि उनका सिक्स सेंस का दरवाजा खोल जाए और वो दुनिया का सारे का सारे जो भी रहस्य है उनके सामने वो प्रकट हो जाए, सामने आ जाए. मैं तो संत हूं नहीं, ना मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं एक डिवाइस के जरिए वो चीज को ढूंढने का कोशिश करता हूं. दैट इज अ डिवाइस विच कैन कनेक्ट दैट सबकॉन्शियस माइंड एंड इट कैन गिव एनी काइंड ऑफ अननोन आंसर्स. रोहित जी, आपने बात करी डिवाइसेस की, जो काफ़ी साइंटिफिक लगता है, बट आज हम लोग जहाँ बैठे हैं तो इसके बैकग्राउंड में मुझे मंदिर नज़र आता है और पीछे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ भी नज़र आता है. तो इसको क्या मतलब हिंदुइज्म से जोड़ के देखा जाए, आप जो भी करते हैं, या कैसे आप इसको, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं. एक तरफ आप कहते हैं कि इट्स अ साइंस, फिर आज का आपका बैकग्राउंड भी वैसा है, आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की जिसको कि हर कोई पंडित और बाबाओं से भी जोड़ के देखता है. तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा सवाल है. मेरा डेफिनेटली रिलीजियस लाइन के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा श्रद्धा है. मैं मन से ये रिलीजियस फील्ड को, भगवान को बहुत मानता हूँ. मेरा गुरुजी है, मैं उनको पूजा करता हूँ. लेकिन मैं मेरा प्रोफेशन को कभी रिलीजियस फील्ड के साथ जोड़ के नहीं देखा. और आज मैं अंकुर जी के घर पे डिस्कशन के लिए आया था. तो उनका ब्यूटीफुल फ्लैट है, तो पूरा फ्लैट के अंदर मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा.
मुझे बहुत अच्छा एक वाइब्रेशन मिल रहा था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जगह पे बैठ के हम लोग बात करें क्या। तो खुशी खुशी वो राजी हो गए। तो इसके लिए हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। इसके पीछे हम लोग रिलीजियस कोई कारण ना ढूंढे तो अच्छा है। ठीक है। सो हम आते हैं एस्ट्रोलॉजी से एस्ट्रोडाउजिंग में आपने साइंस से उसका जुड़ाव बताया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें ये जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप कहते हैं कि आप बहुत श्रद्धा से इसके भक्त हैं और आपने इतने सालों से इसकी साधना की है, तो इसका मानव और मानव जाति पे क्या प्रभाव है या आपका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली हीलिंग होना एक ज़रूरी होता है। इंसान का बॉडी का हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा हम लोग जो भी म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों को पता होगा, हम लोग अगर सितार बजाते हैं या गिटार बजाते हैं या तानपुरा बांधते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको सुर में ट्यून करते हैं। जब तक हम लोग सुर में उसको ट्यून नहीं करते, हम लोग गाना शुरू नहीं करते या वादन शुरू नहीं करते। तो वैसा अपना शरीर के अंदर भी वैसा एक एक तार जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग चक्र बोलते हैं। जैसा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये सारे के सारे चक्र एक ना एक सुर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सारे गामा पाधा निसा ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। उनको भी सुर में बांधना होता है। जब तक वो सुर में नहीं रहेगा, तब तक अलग अलग बीमारी, फिजिकल हो, मेंटल हो, आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन अगर वो सुर में बांधा हुआ है, तो आपका बहुत सारा तकलीफें दूर भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग हीलिंग या इंडिविजुअल हीलिंग का एक बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने बात की अभी इंडिविजुअल हीलिंग की। इंडिविजुअल हीलिंग में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज एंड मीन्स दैट यू यूज फॉर इंडिविजुअल हीलिंग यूजिंग योर सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हीलिंग एंड ट्रीटमेंट के अंदर फर्क है। हम लोगों को, मुझे कई बार, मेरे जैसा लोगों को भी सुनना पड़ता है, मुझे भी कई बार सुनना पड़ा, आप ट्रीटमेंट करते हो क्या? डेफिनेटली ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते। ना मैं डॉक्टर हूं, ना मेरा कोई सर्टिफिकेट है। लेकिन हीलिंग इज अ वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ रिजुविनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ये चक्र शुद्धि हम लोग बोलते हैं। चक्र को क्लीन रखना, घर को जैसा साफ सफाई से रखना इम्पॉर्टेंट है, वैसा शरीर को भी चक्र शुद्धि के माध्यम से क्लीन रखना जरूरी होता है। यही हीलिंग है। ये अगर रहेगा, आपका शरीर और मन बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। आपने बात की चक्रा क्लीनिंग की, तो अगर मैं सरल भाषा में जानना चाहूँ, सो आर वी टॉकिंग अबाउट चैनलाइजेशन ऑफ आवर इंटरनल एनर्जी? Yes, internal energy channelization is a very big thing. Okay. And the saints can only relate to that. We are very common human beings. We can at least keep our position intact, so that we shouldn't put ourselves into unwanted troubles. That's it. So when we talk about healing and when we talk about chakra, so whatever time I've spent with you, whatever I've studied about you, you have always emphasized on a healthy brain. And a lot of your subject works in and around stability of the brain, right? So can you please throw some light on this? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल मेरा व्यूअर्स के लिए भी इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का जो ब्रेन है, इसमें 100 बिलियन नर्व्स है। हर दिन हम लोग काफ़ी कोशिका को हम लोग खो देते हैं, और काफ़ी कोशिका नए ढंग से जागृत भी होते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करता है। बताया जाता है कि बहुत हज़ारों मोबाइल के अंदर जितना ऊर्जा डेवलप होता है, उतना एक ब्रेन अकेला पैदा करता है। तो इतना ऊर्जा जो डेवलप करता है, इतना शक्ति जो देता है, इतना ज़्यादा एनर्जी सेंटर जहाँ केंद्रित है, वो जगह को अगर हम लोग प्रॉपरली उनका देखभाल नहीं करेंगे, गलत होता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ब्रेन के ऊपर पहले फोकस करना। मेरा जितना भी काम है, सबसे पहले मैं ब्रेन स्कैनिंग करने का कोशिश करता हूँ एस्ट्रोडाउजिंग के नज़रिए से।
ब्रेन को अगर प्रॉपर स्कैन करने का मौका मिलता है तो बाकी पूरा शरीर का स्कैनिंग करना, उनके बारे में पता करना बहुत मुश्किल नहीं होता। बात की डाउजिंग की हमने, सो उसका एक प्रकार जहाँ तक मुझे समझ में आता है होता है मैप डाउजिंग, जिसमें मैंने आपको देखा है काम करते हुए मैप डाउजिंग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो रोहित जी ने मैप डाउजिंग का इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड पब्लिक परसेप्शन के लिए। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि you claim that it's a more of a science rather than anything else, how do you take care of product marketing and public perception? मैं अंकुर जी को याद दिलाना चाहता हूँ। अंकुर जी मुझे कोई कंपनी का एक ऑफिशियल के साथ मुझे भेंट करवाने के लिए लेके गए थे। मेरा प्रोफेशनल एक प्रिंसिपल रहता है, हम लोग कंपनी का नाम बोल नहीं सकते क्योंकि प्रोफेशनल सीक्रेसी के कारण होता है। तो एक गाड़ी लॉन्च होने वाला था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि ये कार हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इनका फेट मुझे बताइए। तो मुझे वो गाड़ी का जो फोटो था वो ऑरा देख के मुझे लगा कि ये गाड़ी अच्छा मार्केट नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त अंकुर जी को याद होगा, वो जो इंसान थे उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि हम लोगों ने फलाना गाड़ी बहुत सक्सेसफुल है, उसका मॉडल को हम लोग देख के वैसा मॉडल बनाया, कलर जो है बहुत अच्छा चुन चुन के मार्केट सर्वे करके हम लोगों ने कलर बनाया, और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेबल है, अच्छे ढंग से हम लोग कम्पीट कर सकते हैं मार्केट में। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मुझे पता नहीं था कि वो गाड़ी एक बार लॉन्च होके वो रिटर्न आ चुका है, मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे गाड़ी के विषय में उतना जानकारी नॉर्मली नहीं हुआ करता। तो मैं बोला कि एक छोटा सा यंत्रांश है जिसके कारण ये गाड़ी तकलीफ दे। तो अंकुर जी ने उस वक्त मुझे पूछा कि वो यंत्रांश है कहाँ? तो मैंने उनको बताया था वो गियर बॉक्स के अंदर है, वो 10 रुपये का एक छोटा सा यंत्रांश है। तो उस बंदे ने उस वक्त मुझे बोला था कि हाँ, गियर बॉक्स के कुछ प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को दोबारा गाड़ी को हम लोग लौटा के ले हम लोग दोबारा लॉन्च करेंगे। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि 2020 में कम से कम लॉन्च ना करें क्योंकि बहुत तकलीफ होने वाला है। They were actually willing to launch it in the month of February. Then I don't know because they are not in touch with me. But बाकी तो अंकुर जी बोल सकते हैं वो ब्रांड का क्या पोजीशन है। बट जितना अंकुर जी के सामने मेरा बात हुआ उतना मैं बताया। ऐसा भी काफी सारा कंपनी है जिनका मार्केटिंग प्रोसीजर मेरे साथ डिस्कशन किया, तो मैंने उनको बताने की कोशिश किया था कि इधर इधर आप अगर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये जगह पे अगर आप थोड़ा सा नजर देंगे तो ठीक हो जाएगा। ऐसा काफी सारा प्रोडक्ट है। एक बहुत बड़ा कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चलता था, वो भी बीच में बंद हो गया था। थोड़ा सा उनका सेलिंग में काफी सारा वीकनेस आया था, तो वो भी बाद में बाउंस बैक हुआ। तो दीज आर ऑल हिस्ट्री एंड लॉट ऑफ पीपल आर आई विटनेस, लेकिन प्रोफेशनल सीक्रेसी रहता है हम लोगों का, हम लोग इस तरह से बता नहीं सकते। तो अंकुर जी के सामने ये चीज हुआ था, तो मैं इसीलिए उनके सामने ये बात का जिक्र की। पता नहीं उनको याद है कि नहीं। अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब हम लोग जब मैप डाउजिंग तक आ ही गए, सो एंड रोहित जी हैज बीन वेरी कैंडिड इन दिस डिस्कशन, so I would like to touch a very controversial subject which Rohit ji is very shy about discussing, but I would request him to discuss that because okay, let me introduce that subject to you, which is political dowsing. And I've been helping Rohit ji in his political dowsing framework. So in 2019 when in India Lok Sabha elections, I've been working very closely with Rohit ji and I've observed him working. So I would like him to shed some more light on the political dowsing. How does this political dowsing system works? Actually अंकुर जी और मैं एक साथ मिलकर काम किया, वो मेरे साथ काम किया, ऐसा बोलना उनके लिए, उनका जो गरिमा है उनके लिए ठेस पहुंच सकता है। अंकुर जी के बगैर मैं पॉलिटिकल डाउजिंग का जो भी 2019 में किया था मैं कर नहीं पाता था। मेरे पास उतना पैसा या उतना सामर्थ्य नहीं था, जितना था
मैंने सब कुछ झोंक दिया था। तो पॉलिटिकल डाउजिंग में ये एक मैप डाउजिंग का एक अंश है, उसमें एक एक कोने का पब्लिक परसेप्शन हम लोग समझ सकते हैं। एस्ट्रो डाउजिंग के जरिए कौन सा जगह में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्यों हारेगा, क्यों जीतेगा, क्या स्थिति है, लोगों का मानसिक स्थिति क्या है, कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी है, वो एकदम क्लियरली बता देते हैं। लेकिन एक बात बोलना बहुत जरूरी है, यह है कि पब्लिक परसेप्शन कंटिन्यू चेंज होता रहता है। एक एक घंटे में कभी कभी मैंने चेंज होते हुए देखा। अभी आप बोलेंगे हाँ पैसे से लोग बिक रहा है, ऑलवेज नॉट लाइक दैट। अलग अलग ऐसा ऐसा विषय है, ऐसा ऐसा रीजन होता है, रातों रात मैं लोगों का परसेप्शन, थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए देखा। इसीलिए शेयर मार्केट एंड पॉलिटिकल डाउजिंग में एकदम 100% बोलना बहुत मुश्किल होता है कि ये जीतेगा ही, ये हारेगा ही। आखिर तक उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है एंड इट इज अ वेरी वेरी टफ जॉब। लोग डेटा माइनिंग करते हैं, मैं सुना लोग करोड़ों पैसा लेते हैं टू ओनली फॉर द डेटा माइनिंग एंड डेटा मैनेजमेंट। लेकिन एस्ट्रो डाउजिंग के जरिए हम लोग जिस तरह से डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, दुनिया का कोई ऐसा डिवाइस या टूल पैदा नहीं हुआ जो कर सकता है। इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू अंकुर जी। अंकुर जी के जरिए मुझे काम करने का मौका मिला, मैं शांति से मेरा डाउजिंग वर्क कर पाया और ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता था कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है और वो प्रेडिक्शन के साथ रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही था। इसलिए आई एम थैंकफुल टू अंकुर जी। और ये बात करने में मैं शाई नहीं होता हूँ, लेकिन ये बात करने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। मैं उस वक्त बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम किया तो काफ़ी तकलीफ हुआ, तो इसीलिए मैं ये काम बार बार नहीं करना चाहता हूँ। अपने दर्शकों को बताने के लिए कि इस सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटिकल डाउजिंग के लिए, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग continuously and a lot of updation, because as Lohit ji said that the perception changes even on hourly basis. Somebody somewhere says something and the perception changes. Some policy is rolled out somewhere and the perception changes. So it needs a lot of efforts, but however I would like to congratulate Mr. Lohit, the way he has pulled out 2019, and he has got a lot of appreciation throughout the people who know him, people who know his work. But let's not get too much detail into it. So before we end this discussion, I would like to ask some tips for your wellness and stress management, which you are a master of the subject. I can't demand that I'm a master of any subject, but yes, I'm always You're playing modest. Yes, I'm trying to know more and more, and I try to justify my subject as much as I can. And tips definitely मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अंकुर जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं बताना चाहता हूँ। रात 3 बजे कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का 4 लोकसभा सीट के लिए मैं इनको बोला कि मुझे बताइए पहले इधर कौन जीते थे, उनका अंतर क्या था, क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट दिखा रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना इम्पोर्टेंस क्यों था कि आप रात को इतना लेट को फोन किया। तो मैं बोला कि इधर जो ड्रास्टिक चेंज दिखा रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ बात कर रहा है और डाउजिंग कुछ अलग बात बोल रहा है जो कंप्लीटली इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी। इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो रात 3 बजे उन्होंने मुझे सिर्फ 4 सीट का नहीं, बहुत सारा सीट का डेटा उठा के दिया था, वो स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का। और मैं बताने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो स्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट हुआ था। एंड मैं आई विल डेफिनेटली थैंकफुल टू अंकुर जी। एंड जो उन्होंने मुझे बोला टिप्स देने के लिए, मैं हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करता हूँ। काफ़ी सारा कॉर्पोरेट्स है, बहुत सारा ऑफिस एरिया प्रीमाइसेस में मैं काम करता हूँ, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूँ। हर इंसान का, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करना कभी कभी तकलीफ होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि जब आप साफ करेंगे, आप लोग फिनाइल यूज करते हैं, उसके साथ साथ अगर गोमूत्र का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा अगर
फिनाइल के अंदर गोमूत्र डाल के अगर आप लोग साफ करेंगे तो ये बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकता है। ये स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आपको मैं एक अजीब चीज़, मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगा, आपको अजीब लगेगा। मैं खुद एक बार कोई एक वीडियो में देखा था कि कोई एक गाय है, गौ माता है, उनका प्रदक्षिणा के बाद उनका ऑरा बढ़ जाता है। तो मैं एक बार खुद गया, जाके मेरा एक फ्रेंड को मैं बोला कि आप 11 प्रदक्षिणा लगाओ। आफ्टर ऑल आई हैव सीन यस ऑरा लेंथ हैज बीन इंक्रीज्ड। सो गौ माता का रक्षा करना और गोमूत्र का पावर और गोबर का जो एनर्जी मैं उसको महसूस करता हूँ। हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर आपके लाइफ के अंदर मतलब गो से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड जो भी पदार्थ है उसका व्यवहार करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो शायद वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। रोहित जी, ख़त्म करने से पहले मैं हमेशा एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें घूम फिर के गाय, गोबर और गौमूत्र पे आ जाती हैं और कई लोग इस चीज़ को हंसी का पात्र बना देते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा कि आप इतना साइंटिफिक सब्जेक्ट करते हैं, आप इतना कॉर्पोरेट के साथ में काम करते हैं और आप भी गाय, गोबर, गौमूत्र पे ही आके रुके, तो इसका थोड़ा सा संदर्भ बताएंगे? देखिए, मैं ये फील्ड में तो रिसर्च नहीं किया, लेकिन मैं कुछ रिजल्ट के आधार पे ये बात को मैं मानता हूँ। जैसा मैं बचपन में जो शहर में बड़ा हुआ, वो एरिया के अंदर मैं काफ़ी सारा कुटिया देखता था जहाँ गोबर से वो लोग फ्लोर को मेंटेन करते थे। तो हमेशा मैं देखता था कि दोपहर को उन्होंने गोबर से उसको साफ किया, सुबह उठने के बाद उस पर क्रैक आता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन दोबारा वो लोग गोबर से उसको साफ करते थे, क्लीन करते थे। जब मैं ये सब्जेक्ट के साथ काम करने लगा तो पता चला कि हार्टमैन ग्रिड्स करके कुछ ग्रिड्स हैं, मतलब कुछ रेखाएं होते हैं, हार्टमैन ग्रिड्स, कुरी ग्रिड्स, बेकर्स ग्रिड्स, लेलवी लाइन, ऐसा बहुत सारा रेखाएं हैं। These are energy lines basically. Energy lines, and these are the reason of your in number of physical and mental trouble. तो उस वक्त मैं रिलेट कर पाया कि क्यों गाय के बारे में मैंने सुना था कि विदाउट अ स्ट्रेस फ्री जोन गाय कभी बैठते नहीं है। तो मैं जब बचपन में देखता था कि बैठने से पहले गाय गोबर छोड़ता है और इसके बाद पैर से उसको थोड़ा सा वो एरिया के अंदर वो फैलाने का कोशिश करते हैं, तो बाद में मुझे रिलेट कर पाया, मुझे रिलेट करने में इजी हुआ कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। ये साइंस के अंदर उतना मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट जो मैं देख रहा हूँ मेरा मशीन के जरिए, जो साइंटिफिक मशीन मैं कैरी करता हूँ उसके जरिए जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे कुर्निश करना ही पड़ेगा। मुझे सलाम बोलिए, नमस्कार बोलिए, प्रणाम बोलिए, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चमत्कार दिखाते हैं उनको नमस्कार करना ही होता है। तो मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मैं वो चीज़ का चमत्कारी देखा तो मैं इसीलिए वो सबको सजेस्ट करता हूँ। इवन कोई अगर बीमार इंसान है, मैं कभी कभी बोलता हूँ छोटा सा गोबर का, सूखा हुआ गोबर का अगर टुकड़ा अगर कोई नज़दीक एरिया में कोई खिड़की के सामने रख देंगे, उनका ऑरा भी काफ़ी बड़ा होता है, बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है, वो भी कभी कभी अच्छा काम करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ हीलिंग प्रोसेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग ऑल्सो। सो इसीलिए मैं साइंस के साथ जोड़ के उसका रिजल्ट देखा, साइंस रिजल्ट देख के ही एक चीज़ को मानते हैं, मैं भी रिजल्ट देख के ये चीज़ को मानने का कोशिश करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। आपने समझाया, अच्छा लगा। सो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने उनको अपने जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद में आप इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि इन सब चीज़ों से काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि कह लीजिए या जो भारतीय कल्चर रहा है उसका अभिन्न अंग रहा है, गौ और गौ से प्राप्त अधिकतम वस्तुएं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने जिस तरह से हमारा ज्ञान बढ़ाया और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, धन्यवाद। थैंक यू अंकुर जी, आप भी मेरे लिए आपका घर हम लोग आपने इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। हम लोग इधर आपके घर पे बैठ के एक बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन कर रहे हैं और मुझे लगा हमेशा इनके साथ मेरा डिस्कशन बहुत मज़ेदार होता है। हमेशा
बहुत सारा इनका बहुत पेचीदा सवाल होता है, बहुत मजा आता है। तो आज मैं सोचा कि इनका जो भी कठिन सवाल होगा सबके सामने हो तो एक मजेदार एक वीडियो हो सकता है, इसीलिए मेरा ये कोशिश था। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम लोग दोनों को ही बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।